नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबे अंतराल के बाद शूट हो रही है, क्योंकि 111 वीडियो यूट्यूब पे डालने के बाद में हमने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और हम बेहतर कैसे हो सकते हैं इसके ऊपर भी पिछले 1-1.5 महीने से काम किया। इसके लिए इसके बाद आने वाली वीडियोस आपको और बेहतर मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो वैसे तो आज का जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत बड़ा खास है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम को हम इतिहास को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे और इस सारे घटनाक्रम को हम एक अलग व्यू पॉइंट से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हुआ है वो आप सभी को पता है, किसी से ये बात अनछुई नहीं है, लेकिन इस बात के कई सारे पहलू हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि शिवाजी महाराज एक महाराष्ट्र के दैवत के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। और वैसे ही बाला साहेब ठाकरे को भी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए एक अलग नज़रिए से अपनी बात रखी और उसके बेसिस के ऊपर ही उन्होंने शिवसेना स्थापित की थी। लेकिन इन दोनों महापुरुषों के लाइफ में एक बात ज़रूर समान है कि जैसे शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी जी की कंडीशन हुई थी, वैसी ही आज की डेट में हम लोग उद्धव जी की कंडीशन देख रहे हैं। अगर हम लोग इतिहास को देखते हैं तो छत्रपति संभाजी एक समय पर मुगलों को जाके मिले थे। उन्हीं मुगलों के साथ लड़कर छत्रपति शिवाजी ने अपनी स्वराज की स्थापना की थी और उनके बेटे उन्हीं मुगलों के साथ जाकर के मिल गए। वैसे ही बाला साहब ठाकरे अगेंस्ट कांग्रेस पूरी ज़िंदगी वो लड़े और आखिरी में हम देखते हैं कि उद्धव जी जो है वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं और उसमें उनको आज की डेट में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इन सारे घटनाक्रम से आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों सिचुएशन है एक जैसी है, एक समान है, कि एक कर्तृत्ववान व्यक्ति अपने बेटे को जो बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ के वो भी समझा नहीं पाया। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी जो शिवसेना की जो प्रिंसिपल्स थे कि छोटे से छोटे शिवसैनिक के दिल में घुसे हुए थे, कि वो कोई बंदा ये नहीं सोच सकता है कि वो हम किसी कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बनाएं। भले ही उन्होंने सरकार बनाने के लिए पहले बीजेपी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो कॉम्प्रोमाइज़ेस होते ही रहते हैं, लेकिन इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ जहां पर आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपका पतन होना लाजमी है। वैसे ही छत्रपति संभाजी मुगलों के साथ में जाके मिल गए और उसकी वजह से ही उनका पतन हुआ, ये भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे इतनी ही बात रखनी है कि आप भले ही लाइफ में कितने भी बड़े हो जाओ, तो आप अपने बच्चों को जब तक अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स के साथ में नहीं सिखाते, उनके जो आपके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है उनमें कूट कूट कर नहीं भरते, तो आपका जो आने वाला जनरेशन है वो 100% मुँह की खाएगा। भले ही वो बिजनेस में हो, भले वो लाइफ में हो, भले ही आप रिलीजियस कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको अपने लाइफ में कभी भी अपने जो लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यही बात मुझे यहाँ से सीखने को मिली है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी लगती है कि अगर मैं पूरी इंडिया की पिछले 1000 वर्षों की अगर मैं इतिहास देखता हूँ तो हम लोग 1600 या 1500 के तक या स्वतंत्रता के पहले तक, इंडिपेंडेंस के पहले तक हमारे यहाँ पर राजाओं का राज था। उसके बाद मुगल्स आए और मुगल्स आने के बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ आने के बाद में राजाओं का जो राज था वो भी थोड़ा वीक हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में भी जो भी नेता भी बनते थे तो वो राजा या उनकी परिवार में से कोई न कोई बंदा नेता बनता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू, इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी, तो ये जो पूरा हम लोग डायनेस्टी जिसको हम लोग घरानेशाही बोलते हैं ये चला हुआ आ रहा है। ये सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, अगर हम लोग स्टेट लेवल की भी बात करें तो बाला साहब के बाद उद्धव, YSR रेड्डी के बाद आज जगन मोहन रेड्डी है, अब मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी सरकार चला रहे हैं, करुणानिधि के बेटे स्टालिन आज भी तमिलनाडु के CM हैं। तो ये जो डायनेस्टी या जो घर परिवारवाद हम जिसको बोलते हैं ये आज इंडिया में
ख़त्म हो रहा है क्या? क्योंकि अगर हम लोग कांग्रेस की भी अगर पूरी हालत देखते हैं तो आज की डेट में कांग्रेस का पूरा पतन हो चुका है, यही हालत दिखती है। क्योंकि कांग्रेस से तो इतनी सारी कांग्रेस बनी है तो शायद उसकी भी अगर हम लोग लिस्ट बनाने बैठे तो वो भी कम पड़ जाए। क्योंकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है और कई पार्टियां कांग्रेस पार्टी से ही विभाजित होकर के बनी हुई है। और उसके बावजूद आज कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। दूसरा पहलू इसमें यह भी देखने को मिलता है कि जिस तरह से आज हम लोग डायनेस्टी को ख़त्म कर रहे हैं और जो लोग काबिल है वही पॉलिटिक्स में आगे आ रहे हैं। इवन अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में पहले पूरा कपूर ख़ानदान ही बॉलीवुड चलाता था, लेकिन अक्षय कुमार और कई सारे एक्टर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी काबिल लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो काबिल लोग हैं वो भले ही डायनेस्टी से आ रहे होंगे तो ही वो आगे जा सकते हैं। अगर आपके आने वाली जनरेशन में काबिलियत नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर बंदे को अपने बिजनेस की कमान या अपने पक्ष की कमान या अपने और भी कोई चीज़ की कमान देते हो तो वो चीज़ ख़त्म हुए बगैर नहीं रहेगी, ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग ये काफ़ी सारा देखेंगे कि जैसे अनिल अंबानी जो बिजनेसमैन था उनको अपने फादर से बिज़नेस मिला, उन्होंने अपने भाई से झगड़ के बिज़नेस लिया और आज वो ना के बराबर है। और ऐसे कई बिजनेसमैन हम देख रहे हैं कि वो डायनेस्टी के रूप में आगे आते हैं, करने जाते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत ना होने की वजह से वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में ये बिल्कुल नहीं है, या जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ होती है वहाँ पर जो बंदा काबिल होता है वही लीडर बनता है और वही उसी कंपनी को या उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आगे ले जाता है, तभी जा कर के वो पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन कर पाती है या वो आगे बढ़ पाती है। तो मुझे यहाँ पर ये कहना है कि भले ही आपका जो भी बिज़नेस है, आपकी जो भी एक्टिविटी है, आप जो भी संस्था में काम कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर संस्था में या उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में आप अपने घर वालों को इसलिए मत लेके आ जाओ क्योंकि वो आपके रिश्तेदार है या राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाले समय में ख़त्म होने वाली है। क्योंकि अगर आप बिना काबिल के बंदे को उस जगह पे बिठा दोगे तो डेफिनेटली वो हैंडल नहीं कर पाएगा। वो अपना खुद का नुकसान तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ में वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो या बिजनेस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको वो ज़ीरो करके छोड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने बिजनेस की कमान या कोई संस्था की कमान या किसी ग्रुप की कमान किसी बंदे को देना चाहते हो तो उसकी काबिलियत ज़रूर देखिए। क्योंकि बिना काबिल के लोग कहीं से भी आएंगे तो भी वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है, संस्था है या बिजनेस है, उसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। जैसे हमने अभी के महाराष्ट्र के राजकारण में भी हम लोग देखते हैं कि इतने सारे जो नेता चुन के आए हैं पब्लिक में से, वो सारे नेताओं ने एकनाथ शिंदे जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर से आज सीएम बने हुए बंदे पे भरोसा रखा है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उस बंदे में वो काबिलियत है, वो बंदे में सारे लोगों को एक साथ रखने की भी काबिलियत है। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी काबिलियत हमेशा बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप भले ही कितने छोटे हो लेकिन आप में अगर वो काबिलियत है, अगर आप में वो जज्बा है, आप में वो मेहनत करने की तैयारी है, अगर लोगों को साथ में लेकर के जाने की आपकी क्षमता है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इससे हम लोग सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसके बाद जो डायनेस्टी है या जो घर परिवारवाद है ये इंडियन पॉलिटिक्स से चला जाएगा या ये ऐसे ही रहेगा? ये इसका सवाल का जवाब भी मुझे आप ज़रूर दीजिए। और इतने समय के बाद ये जो वीडियो शूट हुई है इसके बारे में भी आपके राय हमें ज़रूर बताइए, और कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप हमारे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।